देश के लिए नासूर हैं। मोदी ने सारा देश अडानी अंबानी को बेच दिया। वो 100 करोड़ रुपया तेलंगाना के अंदर चंदे के रूप में ले रहे हैं अडानी से। वो 66,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गहलोत सरकार के टाइम पे राजस्थान में लगाते हैं, वो हिमाचल के अंदर प्रोजेक्ट लगवाते हैं, वो कर्नाटका में प्रोजेक्ट लगवाते हैं और जनता को कहते हैं कि अडानी अंबानी देश के लिए नासूर हैं। उनकी शादी में लड़के की पूरा 26 अलायंस चला जाता है उठ करके। वो लालू प्रसाद यादव जो जेल के डर से एम्स में आकर के लेट गए, वो भी व्हील चेयर पर चले गए मटर पनीर खाने, लेकिन जनता को कहते हैं अडानी अंबानी चोर है। कांग्रेस ने एक तरफ जहां पे तेलंगाना में पेड़ काटे, वहीं वो दूसरी तरफ अब बिहार में पदयात्रा कर रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो कांग्रेस का ये चेहरा कैसा लग रहा है? ये दोहरा चरित्र है। वहां पे जंगल खाली कर दिया, बिहार को लूटना है, क्योंकि इनके कार्यकाल के अंदर बिहार 2-2.5 लाख रुपए की जीडीपी का वो ग्रोथ था, बस आज 9.5 लाख तक पहुंच गया है। 9.5 लाख करोड़ का जो है वर्ष एक सालाना जो है वो जीडीपी है बिहार का, और बहुत जल्द वो दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगा बिहार। वो कहीं ना कहीं को खल रहा है कि जिस बिहार को हम इतना नीचे डुबो करके छोड़ के आए थे, वो बिहार ऊपर काहे उठ रहा है। आज बिहार में प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आज बिहार में एक्सप्रेसवे के जाल क्यों बिछ रहे हैं? आज बिहार में लाइट क्यों आ रही है 24 घंटे? आज बिहार में नल से जल की योजना क्यों पहुंच रही है? आज बिहार में कहते हैं कि जितना 1000 करोड़ का दो दिया केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को, वो सारे प्रोजेक्ट वहाँ कैसे लग रहे हैं? संशोधन भी, और जो वक्फ बोर्ड पहले से चला रहा है वो सही है। सबसे वाहियात चीज़ थी हमारे देश की, उसको ख़त्म करने का काम, उसके अंदर संशोधन करने का जो काम किया गया वो बहुत अच्छा किया गया बस। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, अगर जैसे हिंदू समाज में अगर किसी मुस्लिम को अधिकारी बनाकर बैठा दिया जाए, क्या ये सही रहेगा? देखिए, हमारे तो हिंदू समाज में बनाया गया था महाकुंभ हमारा। मंदिरों के पीठ में अगर किसी मुस्लिम को बैठा दिया जाए तो? देखिए, मंदिरों के पीठ में बिठा दिया जाए, अभी तक तो बैठे हुए थे। अभी हमने हाल ही में देखा था, वो हमारे लड्डुओं में जो मछली का तेल और ये मिलाया था, वो मुस्लिम समुदाय का बंदा ही बीच में था। तो मुस्लिम इसे गलत क्यों बता रहे हैं? अगर उनके वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को अधिकारी वक्फ बोर्ड जो है वो कोई धार्मिक वो नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है वो जिसके अंदर जोड़ा जा रहा है। वो एक संस्था है। संस्था का मतलब होता है, जैसे समझिए कि कोई एनजीओ होते हैं, एनजीओ में भी लोग चीज़ें दान कर जाते हैं ना, नहीं करके जाते। वो भी वक्फ जो है, वक्फ का मतलब हिंदी में होता है दान, इंग्लिश में होता है डोनेशन। अगर वक्फ किसी मुसलमान ने करी है तो भैया जी एक बात बताइए, अगर हम आज किसी का मकान खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ये सामने दुकान खरीदनी है, तो मैं जिससे खरीद रहा हूँ वो पेपर मेरे पे ट्रांसफ़र करेगा तभी मेरी होगी ना। अब वो कैसे पता चलेगा कि वो दुकान भी उसकी है या नहीं है? वो रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने यही तो कहा है कि अगर कोई बंदा वक्फ कर गया है ज़मीन, ठीक है कर गया है, लेकिन वो ज़मीन उसकी थी, ये तो पता लगाया जाना चाहिए ना, जो आज से पहले नहीं लगाया जा रहा था। लेकिन अगर ये चीज़ सही है तो फिर जो विपक्ष है वो इस पे बार बार सवाल क्यों खड़े कर रहा है? ये विपक्ष तो रोएगा ही ना, विपक्ष की तो देन थी। ये तो भारत का तीसरा टुकड़ा करने की कगार पे ले आए थे भारत को। कश्मीर इन्होंने उजाड़ा, विपक्ष के बंदों ने उजाड़ा ना कश्मीर। कहाँ गया 7 लाख हिंदू वहाँ से? कश्मीरी पंडित कहाँ गया? सियाचिन हमारा कहाँ गया? पीओके कहाँ रह गया हमारा? आप बताइए, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की क्या हालत कर रखी है इन लोगों ने, केरला की क्या हालत कर रखी है। हम तो नहीं बोल रहे ना, अलग अलग राज्यों से वहाँ के नागरिक वीडियो बना करके भेजते हैं, कोई मीडिया भी वहाँ नहीं जाती। आप बताइए, जब देश के अंदर मैं दिल्ली बैठा हूँ, कोई गुजरात बैठा है, कोई राजस्थान बैठा है, कोई पंजाब बैठा है, जब वहाँ पे बैठा कोई बंदा देखता है यार ये क्या हो रहा है तमिलनाडु में, ये क्या हो रहा है तेलंगाना में, जंगलों का जंगला उजाड़ दिया जा रहा है, जीव जंतु रो रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, उनके लिए आवाज उठाने वाले छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। अच्छा, तेलंगाना सरकार है, उससे हैदराबाद के जो ये कदम उठाया गया, उससे ये बोला है कि इससे रोजगार मिलेगा युवाओं को, तो क्या ये सही है? एक बात बताइए, फिर सांप घर में आएगा, डस के जाएगा, फिर मत कहना। सांप को भी तो घर चाहिए, तुम उसका अगर छीन रहे हो, वो तुम्हारे घर में आके फिस करेगा, फिर पता चल जाएगा। हाथी आएगा, तुम्हारा घर उखाड़ देगा, फिर पता चल जाएगा, फिर मत कहना सरकार क्या कर रही है। लेकिन सरकार तो बार बार यही दावा करे, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी को इसके अंदर अपना हस्तक्षेप करना चाहिए? आप देखिए, पूर्ण राज्य की सरकार है ना, कमी यही है। केंद्र शासित सरकार होती तो अब तक हस्तक्षेप कर चुकी होती। जैसे पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप नहीं कर पा रही ना, जबरदस्ती लोगों के वहां से रोहिंग्या मुसलमानों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रही क्योंकि पूर्ण राज्य की सरकार है। प्रोटोकॉल होता है एक सरकार चलाने का भी, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता हमें। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो आपको नहीं लगता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उससे ऊपर तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की सुनी और वहाँ पर रोक लगा दी। अभी 16 अप्रैल तक वहाँ रोक लग गई है। अब उनको बताना पड़ेगा कि कितने पेड़ काटे और क्यों काटे, किसकी इजाजत से काटे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तेलंगाना सरकार ने जो है रातों रात उस जमीन पर वापस से जो है बुलडोजर चलवाए, तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर।
कार्रवाई होगी। अब पता क्या है, देखो यही हमारे देश का ना दोहरा चरित्र है। यहाँ पर जनता जो है ना वो अपनी राइट्स को समझती नहीं है और वो सारी उम्मीद लगाती है कि प्रेजेंट में जो सरकार है हमारे को वही दे। मतलब अगर हम अपने सामने बैठे हैं, हम इतना बिजी हैं मोबाइल चलाने में, हम रोटी की गराई मुंह में नहीं डाल पा रहे, तो उसमें भी मोदी का दोष है। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं। अगर तेलंगाना में हो रहा है, तेलंगाना की जनता क्या कर रही है, सिर्फ छात्र आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तेलंगाना की पूरी जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए उस सरकार के लिए। क्या उन्होंने कांग्रेस की सरकार को इसलिए चुना था कि इतने जीव जंतुओं को सड़कों पे ले, जंगल के जंगल काट दो? क्या इन्वायरमेंट होगा, गर्मियों का महीना है, फिर आप कहोगे इस बार इतने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने, आज 400 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो रिकॉर्ड तो टूटेंगे, पृथ्वी खत्म होगी। ये जो अभी भूकंप आ रहे हैं, ये जो बर्फ के पहाड़ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? ये जो पृथ्वी डगमगा रही है, क्यों गिर रही है? ये कहीं ना कहीं तुम्हारा काल खुद बुला रही है सरकारें। तो क्या लगता है रेड्डी सरकार को अब वहाँ पे क्या कदम उठाना चाहिए? इस समय रोक लगानी चाहिए। वो जीव जंतु बेजुबान हैं, अगर वो बोल नहीं सकते हैं तो ये नहीं तुम उनका घर छीनोगे, जंगल के जंगल तबाह कर दोगे। एक पेड़ को वृक्ष बनने में ना कितने सैकड़ों साल लग जाते हैं। पहले ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को तो ये बात पहले से भी पता थी, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, तो क्या आपको इसमें कहीं घोटाले की बू नहीं आ? क्या घोटाला ही है जो कह रहे हैं? अडानी अंबानी देश के लिए नासूर हैं। मोदी ने सारा देश अडानी अंबानी को बेच दिया। वो 100 करोड़ रुपया तेलंगाना के अंदर चंदे के रूप में ले रहे हैं अडानी से। वो 66,000 करोड़ का प्रोजेक्ट गहलोत सरकार के टाइम पे राजस्थान में लगाते हैं, वो हिमाचल के अंदर प्रोजेक्ट लगवाते हैं, वो कर्नाटका में प्रोजेक्ट लगवाते हैं और जनता को कहते हैं कि अडानी अंबानी देश के लिए नासूर हैं। उनकी शादी में लड़के की पूरा 26 अलायंस चला जाता है उठ करके। वो लालू प्रसाद यादव जो जेल के डर से एम्स में आकर के लेट गए, वो भी व्हील चेयर पर चले गए मटर पनीर खाने, लेकिन जनता को कहते हैं अडानी अंबानी चोर है। कांग्रेस ने एक तरफ जहां पे तेलंगाना में पेड़ काटे, वहीं वो दूसरी तरफ अब बिहार में पदयात्रा कर रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो कांग्रेस का ये चेहरा कैसा लग रहा है? ये दोहरा चरित्र है। वहां पे जंगल खाली कर दिया, बिहार को लूटना है, क्योंकि इनके कार्यकाल के अंदर बिहार 2-2.5 लाख रुपए की जीडीपी का वो ग्रोथ था, बस आज 9.5 लाख तक पहुंच गया है। 9.5 लाख करोड़ का जो है वर्ष एक सालाना जो है वो जीडीपी है बिहार का, और बहुत जल्द वो दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगा बिहार। वो कहीं ना कहीं को खल रहा है कि जिस बिहार को हम इतना नीचे डुबो करके छोड़ के आए थे, वो बिहार ऊपर काहे उठ रहा है? आज बिहार में प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आज बिहार में एक्सप्रेसवे के जाल क्यों बिछ रहे हैं? आज बिहार में लाइट क्यों आ रही है 24 घंटे? आज बिहार में नल से जल की योजना क्यों पहुंच रही है? आज बिहार में कहते हैं कि जितना 1000 करोड़ का दो दिया केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को, वो सारे प्रोजेक्ट वहाँ कैसे लग रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको खल रही हैं कि भैया हम तो डूबता छोड़ के आए थे, ये उभरता कैसे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस जो बिहार में ये कर रही है पदयात्रा, उनकी क्या लगता है उससे विधानसभा चुनाव में उसको कहीं ना कहीं कोई फायदा हो सकता है? वो तो स्टार प्रचारक के तौर पे मोदी जी ने कहा है कि मैं अभी बैंकॉक में था, वहाँ भूकंप आया था, सहानुभूति देने गया हूँ, उसके बाद श्रीलंका गया, उसके बाद भारत में रामेश्वरम में गया हूँ देखने के लिए। तो एक काम करो, राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक के तौर पर थोड़ा मुआयना करके आओ वहाँ। तो वो स्टार प्रचारक के तौर पर गए हैं, जो सीटें आनी थी उससे भी जाएंगे अब ये लोग। अब वो नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का भी करियर खत्म होने वाला है यहाँ से, जैसे दिल्ली से हुआ ना केजरीवाल का, जो कहता था मोदी 10 जन्म ले ले मुझे नहीं हटा पाएंगे, उन्होंने इसी साल हटा करके दिखा दिया। तो ऐसे ही तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों का भविष्य बिहार से खत्म होने जा रहा है, पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार की जनता अगर जातिवाद में ना फंसी, तुष्टीकरण की राजनीति में ना फंसी, लालू प्रसाद यादव या फिर एक और वो खड़ा हुआ है जो उसके साथ में नीतीश जी तो नहीं, एक और निर्दलीय जो खड़ा हो रहा है पार्टी बना करके, 2-3 बंदे हैं, इनकी अगर जातिवाद तुष्टीकरण में नहीं फंसती है तो बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। और जहाँ जहाँ भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार है वहाँ पर आप विकास की गति देख लो, मैं नहीं बोलता हूँ, गूगल बता देगा आपको। अच्छा, बिहार में क्या लगता है जो नीतीश सरकार है वो जीत सकती है? क्योंकि नीतीश सरकार को वक्फ बोर्ड के बाद लोग जो है वो चीटी सरकार भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम करने से जहाँ 4 बंदे नाराज होते हैं, वहाँ में ये सोचना चाहिए 10 बंदे खुश भी होते हैं। अगर वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जो आया उससे अगर जो मुसलमान नाराज हो रहा है, जब उसको पता चलेगा भैया जी अब बोरा जो थे तुम्हारे कास्ट के अंदर उनको भी जो नीचे मिलेगा वो, ठीक है, उसके बाद पिछड़े जो थे मुस्लिम
उनको भी इसके अंदर हक मिलेगा, महिलाएं जो थी उनको भी हक मिलेगा, पसबंदियाँ जो थे उनको भी हक मिलेगा, सिया के साथ सुन्नी को भी हक मिलेगा। तो जहाँ सिया नाराज होगा वहाँ ये 4 खुश भी होंगे ना, जिनको आज तक हक नहीं मिल रहा था, जिनके लिए दान करी गई थी कि भाई इनके लिए बेवा आश्रम बना देना, इनके लिए यतीम आश्रम बना देना, इनके लिए स्कूल बना देना, वो तो वक्त ने बनाया नहीं एक भी। अब कम से कम उनको उनका हक तो मिलेगा, तो वो 4 नाराज होंगे तो 6 खुश भी होंगे। लेकिन मुस्लिम संगठन तो बार बार यही बोल रहा है ना कि हमारे समाज के अंदर हिंदू समाज घुसना चाह रहा है। हाँ, तो फिर महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए काहे रो रहे थे? कांवड़ यात्रियों के यहाँ दुकान लगाने के लिए काहे रो रहे थे? क्यों फिर हिंदू धार्मिक संस्थानों के ऊपर दुकान लगाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए रो रहे थे? मगर हिंदू संस्थानों में तुम रोजगार कमा लो। लेकिन अभी भी ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, वक्फ संशोधन जो किया गया उसके अंदर किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी धर्मार्थ गुरु को नहीं जोड़ा जा रहा है। पढ़े लिखे केंद्र सरकार की निगरानी में रहने वाले सांसदों को और न्यायाधीशों में से किन्हीं 3 को जोड़ा जाएगा, बस 3 के अलावा चौथा बंदा भी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि वो हिंदुओं को हिंदू नहीं होता। अगर कोई न्यायाधीश है तो वो पूरे भारत का न्यायाधीश के अंदर जो करेगा, जज बनेगा, तो वो पूरे हक की बात करेगा, किसी पर्टिकुलर एक के लिए हक की बात नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि भैया जी तड़ी पार का दे दिया था अमित शाह जी को, वो देता नहीं हमारा कानून। मोदी जी के ऊपर गोधरा कांड को लेकर के केस चला था, वो चलता नहीं, वो बात अलग है, दोनों निर्दोष साबित हुए। लेकिन राहुल गांधी पे भी केस चल रहा है। हमारी सर्वोच्च अदालत जो है वो निष्पक्ष होती है। अगर उनके न्यायाधीशों को इसमें जोड़ा जाता है तो वो इनको सम्मान करना चाहिए, ना कि हिंदू हिंदू बोल करके उनके ऊपर आरोप लगाना चाहिए। वक्फ बिल को लेके लोगों में जो गलतफहमी है, तो जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें कैसे समझना चाहिए वक्फ बिल को? देखिए, वक्फ बिल की एक सबसे चीज जो हमारे सामने खुल करके आई है, एक दोहरा चरित्र जो अमित शाह जी ने बड़े अच्छे तरीके से जनता के बीच में रखा कि जब CA/NRC बिल आ रहा था तब मुसलमान देश के ये कह रहे थे और विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे थे कि भैया 25-26 साल पुराने डॉक्यूमेंट मुसलमान कहाँ से लाएगा? दिल्ली में बाढ़ आ गई, फलानी जगह में घर शिफ्ट कर दिया, पेपर फट गए, पेपर गुम गए, हमने संभाल के नहीं रखे, तो हम कहाँ से बताएंगे कि हम भारत के हैं या रोहिंग्या, बांग्लादेशी, बर्मा के हैं? ठीक है, इन्होंने शाहीन बाग दिल्ली में बना दिया। लेकिन आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जब आता है तब पता चलता है कि भैया 9,30,000 एकड़ जमीन है इनके पास, जिसके अंदर ये कहते हैं जो मुसलमान 76 साल पहले पाकिस्तान चला गया था, वो वक्फ कर गया था, उसके पेपर इन्होंने लेमिनेशन में संभाल के रखे हैं। जो मुगल 300 साल पहले भारत से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके पेपर इन्होंने संभाल के रखे हैं। तो ये दोहरा चरित्र सामने आ गया कि 20-25 साल पुराने पेपर नहीं है, लेकिन वक्त के नाम पे जमीन हड़पने के लिए 76 साल पुराने पेपर भी हैं इनके पास और 300 साल पुराने पेपर भी हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन में जो अधिकारी मौजूद है उन्हीं की घपलेबाजी सामने आ रही है वक्फ बिल को लेकर। ऑडिट क्यों नहीं कराते? मैं आपको बताऊं, एक कॉलोनी के अंदर एक छोटी सी RWA होती है ना, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, उसका भी ऑडिट होता है कि भैया कितने निवासियों ने कितना उसको चंदा दिया चौकीदारों के लिए, कितना उसके पास सरकार के यहाँ से योगदान आया, कितना उसके पास क्या कहते हैं फलानी जगह से आया, वो भी ऑडिट कराता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर ऑडिट का प्रावधान ही नहीं था। अब कम से कम आया तो सही कि जो गरीब मुसलमान वक्फ कर भी गया तो उसे पता तो जिस काम के लिए मैंने वक्फ करी उसका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो तो अमीर 5 स्टार 7 स्टार होटल बना रहे हैं मुसलमान जो कब्जा करके बैठे। अब कम से कम गरीब मुसलमान की आवाज़ तो निकलेगी। कोरोना से बुरा हाल तो नहीं था, वक्फ बोर्ड ने कोरोना काल में ही मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए? बिल में चावल तो सरकार बांट रही थी, इन्होंने क्यों नहीं बांटा मुसलमानों के लिए? ईसाई को छोड़िए, सिख को छोड़िए, हिंदू को छोड़िए, मुसलमानों के लिए ही कर लेते ये। इन्होंने तो मुसलमानों के सगे नहीं हुए, इसलिए तो मोदी सरकार ने हटाया इनको। मोदी सरकार ने एकदम सही कदम लिया, बहुत सही सराहनीय कदम है, प्रशंसा करते हैं और ताली बजा करके इनका सम्मान करते हैं।